आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। चैप्टर का नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। पहले तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का फैक्ट हमने समझना है, क्या थीम इसमें छुपी हुई है। हायर परचेज में हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का अर्थ क्या है। देखिए, बिजनेस चलता है सेल से और परचेज से। कोई भी व्यवसाय है, यदि सेल्स और परचेज निकाल दिया जाए तो व्यवसाय शून्य, व्यवसाय चल ही नहीं सकता। तो जो सेल्स, जो विक्रेता है, विक्रय करने वाला है, वो चाहेगा कि नगद में वस्तु बिके। खरीदने वाला चाहेगा कि वस्तु उधार में मिल जाए और आगे उनको नगद में बेचा जाए। मैक्सिमम सभी यही चाहते हैं कि उधार में वस्तुएं खरीदी जाए, नगद में वस्तुएं बेची जाए। लेकिन जब वस्तुएं बिकती नहीं है, वस्तुओं की सेल्स कम हो जाती है, उस दशा में जो विक्रेता है वो चाहता है कि मेरा स्टॉक रनिंग होता रहे, वो आता और जाता रहे, अर्थात स्टोर में वस्तुएं जमा ना हो, स्टोर से वस्तुएं निकलती रहे, चाहे उधार सेल ही क्यों ना करनी पड़े। तो जो यहाँ पर बात उठती है, अब उधार सेल करनी पड़ेगी। उधार सेल करें तो कैसे करें। अब देखिए ना, परचेज, मैं बात कर रहा हूँ परचेज और सेल की। हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे, या तो कैश में कर सकते हैं सबसे पहले, या तो कैश में करेंगे। हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं परचेज और सेल के लिए। ठीक है, ठीक है। वैसे मैंने कहा था कि खरीदने वाला तो खुश होगा कि मैं उधार में खरीदूं और नगद में बेचूं, पर हम उन बातों को दरकिनार रखेंगे। हम कहेंगे कि यदि हमने सेल और परचेज करनी है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, कैश में सेल करें या परचेज करें। दूसरा ऑप्शन है कि क्रेडिट में करें। यदि क्रेडिट में सेल करें, यहाँ पर भी दो ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। पहला ऑप्शन कि जब हमारे पास पैसे होंगे दे देंगे, एक तो ये हो गया है ना, कि जैसे साल 2 साल जब पैसा होगा तब तब चुकाया जाता है। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद नहीं होगा तो फिर क्रेडिट सेल के लिए, जो क्रेडिट सेल करी होती है, उसके अमाउंट को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में भी केस भुगतने पड़ते हैं। तो एक तो है when amount available, उसमें हम अमाउंट चुका देंगे। ठीक है, ठीक है, 1 महीना 2 महीने जैसे मैंने कहा। दूसरा ऑप्शन है कि समय समय पर, जैसे 1 महीने की हम मतलब किस्तों में भुगतान कर दे। जो उधार हमने ले रखा उसका किस्तों में भुगतान कर दे, ये जैसे हर महीने के एंड में, या 3 महीने के एंड में, या वार्षिक या अर्धवार्षिक, कैसे भी कर सकते हैं ना, या ईयरली हम जो मैंने कहा कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है अमाउंट गिवन इन इंस्टॉलमेंट। किस्तों में भुगतान कर दे। अब किस्तों के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हायर परचेज वाला और दूसरा इंस्टॉलमेंट सिस्टम। कि जो हम क्रय कर रहे हैं उसके लिए एक तो क्या करें, हायर परचेज के अनुसार, दोनों ही किस्तों से रिलेटेड है। हायर परचेज में भी किस्तें चुकाई जाएगी। दूसरा इंस्टॉलमेंट सिस्टम, अब दोनों में क्या किया जाएगा, किस्तों में भुगतान किया जाएगा। ईयरली कर लें
हाफ ईयरली कर लें या क्वार्टरली कर लें। अब सवाल उठता है कि फ़र्क दोनों में क्या है, हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में फ़र्क क्या है। जैसे ही डाउन पेमेंट दी जाती है, बेसिक से डिफरेंस इसके बताऊंगा। जैसे ही डाउन पेमेंट दी जाती है, डाउन पेमेंट का मतलब हमने कार खरीदी और कार खरीदते समय हमने 50,000 रुपये सेलर को दे दिए, इसे डाउन पेमेंट कहा जाएगा, डीपी। डाउन पेमेंट दी, वैसे ही हमारे पास वस्तु तो हमें हस्तांतरित हो जाएगी, लेकिन जो वस्तु हमारे पास आएगी वो रेंट बेसिस के ऊपर आएगी। रेंटल बेसिस हमारे पास होगी, रेंटल बेसिस। इसका जो एग्रीमेंट होगा रेंटल बेसिस होगा, किराए के आधार। हमारे पास स्वामी तो उसका नहीं है, जैसे जो किराए के आधार पर वस्तु यूज की जाती है हमें सिर्फ यूज करने का अधिकार मिला। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही डाउन पेमेंट दी हम ऑनर बन जाते हैं, अर्थात ये जो एग्रीमेंट है सीधा ही सेल्स एग्रीमेंट बन जाता है। एक डिफरेंस हो गया है ना। रेंटल बेसिस, अगर अनुबंध की बात की जाए, जो इसमें अनुबंध बनता है डाउन पेमेंट के साथ रेंटल बेसिस का एग्रीमेंट बन जाता है। यहाँ पर सेल्स एग्रीमेंट, शुरू से ही विक्रय मान लिया जाता है, डाउन पेमेंट के साथ ही विक्रय मान लिया जाएगा। यहाँ पर विक्रय नहीं माना जाता डाउन पेमेंट के साथ ही। दूसरा, हम ऑनर तब तक नहीं बनते जब तक लास्ट किस्त का भुगतान नहीं किया जाता। Ownership is transferred on last installment. ठीक है, और यहाँ पर ऑनरशिप डाउन पेमेंट के साथ ही ऑनर बन जाते हैं। ऑनरशिप is transferred on डाउन पेमेंट। जैसे ही डाउन पेमेंट की ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड, यदि किसी किस्त का भुगतान नहीं हो जाता तो जो वस्तु है वो रिपोजेस्ट कर ली जाती है, दोबारा से जब्त कर ली जाती है। इफ फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट goods shall be repossessed। और यहाँ पर रिपोजेस्ट का मतलब ही नहीं बनता। इफ फेल्स, यदि वो फेल होता है तो रिपोजेस्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो क्लेम कर सकता है, क्लेम फॉर बैलेंस, जो उसकी किस्तें बची हुई है, बैलेंस की जो किस्तें बची है उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। फोर्थ, ये रेंटल बेसिस के ऊपर है, इसलिए जो रिस्क है या जो मेंटेनेंस है उस असेट्स का या उस जो वस्तु खरीदी हुई है वो सेलर का बना रहता है। मेंटेनेंस वर्क will be done by seller। और यहाँ पर जिसने वस्तु खरीद रखी है उसी वही रिस्क और मेंटेनेंस वर्क उसी को करना पड़ेगा।
ठीक है। यदि वस्तु रिपोजेस्ड की जाती हैं तो जो किस्तें हैं, जितनी भी किस्तें क्रय कर्ता ने दी हुई है वो सारी की सारी किराया मान करके जब्त कर ली जाती हैं। फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट if purchaser fails to pay, if यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, if goods is repossessed, और यहाँ पर क्योंकि वस्तु दोबारा से नहीं ली जा सकती, इसलिए फॉरफीचर करने का, जो किस्तें हैं उनको फॉरफीचर करने का तो मतलब बनता ही नहीं है, बल्कि जो बैलेंस बची हुई किस्तें होती हैं उनको वापस लेने का क्लेम किया जा सकता है। तो ये कुछ एक बेसिक हमारे पास डिफरेंस थे हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। अब देखिए फ़र्क कहाँ कहाँ आया। अब देखिए अगर हमने सेल करना हो, हायर परचेज के अनुसार करें या इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अनुसार करें। अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो रहा है, रेंटल बेसिस के ऊपर वस्तु बेची जा रही है, यदि किस्त नहीं भुगता पाता तो अपनी वस्तु उठाओ और वापस ले आओ, ठीक है, और जो किस्तें हैं उनको जब्त कर लो। यहाँ पर वस्तु नहीं उठाई जा सकती लेकिन क्लेम किया जा सकता है। दोनों ही जो विधियाँ हैं अपनी अपनी जगह सही है। जो हायर परचेज सिस्टम का, हायर परचेज जो हमारी पद्धति है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर वस्तुएं खराब ना होने वाली हो, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो, अर्थात जल्दी नष्ट ना होने वाली हो, ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा, ऐसी वस्तुएं जिनकी इंश्योरेंस हो रखी हो। तीसरा, इंश्योरेंस मतलब यदि वस्तु खराब हो जाए ना तो इंश्योरेंस से क्लेम तो मिल सकता है, यदि खराब हो जाएगी वस्तु तो वापस क्या लेगा, जो सेलर हो क्या, कुछ नहीं ले सकता। थर्ड, ऐसी वस्तुएं जैसे कार आ गई, स्कूटर आ गया, जो महंगी आइटम्स हैं, ठीक है, उनके लिए हमने क्या करना है, हायर परचेज सिस्टम से उनका क्रय और विक्रय करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हाउस होल्ड गुड्स हैं, जो छोटी कीमतों वाली वस्तुएं हैं या जो जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं, उनके लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम का सिस्टम अपनाना चाहिए, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, एटसेट्रा, है ना। जो हाउस होल्ड्स की गुड्स हैं उनको हम यहाँ से परचेज और सेल कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या देखा, कंसेप्ट देखा हायर परचेज सिस्टम का और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का। अर्थ यहीं से निकल आता है हायर परचेज का कि उधार या क्रय करने की उधार पद्धति है जिसमें किस्तों में भुगतान किया जाता है, लेकिन डाउन पेमेंट के साथ स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है। यदि क्रयकर्ता इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल होता है तो उसकी वस्तु को जब्त कर लिया जाता है और जो उसके द्वारा की भुगतान की गई किस्तें होती हैं उनको भी किराया मान करके, रेंट, हायर का मतलब ही रेंटल बेसिस है ना, तो किराया मान करके उनको जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये अर्थ यहीं से निकला रहे हैं। इन दोनों पद्धतियों में जो कुछ एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आएंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो कैश प्राइस है, कैश प्राइस एक तो ये है। दूसरा इंटरेस्ट का आप लोगों को पता ही है। तीसरा इंस्टॉलमेंट, और चौथा इंटरेस्ट की जगह हायर परचेज लिखते हैं, हायर परचेज प्राइस,
ये शब्द आने वाले हैं। एक सीपी कैश प्राइस, जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए किसी वस्तु का मूल्य है, ठीक है। उधार में खरीदी, जो बेचने वाला है, ऐसा नहीं कि वो किस्तों में इसका भुगतान प्राप्त कर रहा है, 4 साल बाद भी 2 लाख रुपए ही ले, ऐसा नहीं हो सकता। यानी 1 साल का 50-50 हजार रुपये लेता रहे और 4 साल में पूरे 2 लाख रुपए अपने पूरे कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। वो उधार विक्रय तभी करेगा जब उसको इसके ऊपर ब्याज मिले। वो उधार विक्रय तभी करेगा जब उसको फायदा हो, और फायदा तभी हो सकता है जब वो 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट ले। तो इंटरेस्ट रेट जो भी होगा, जितना भी इंटरेस्ट, जैसे मान लो 40,000 रुपये इंटरेस्ट 4 साल का लिया जा रहा है, तो हायर परचेज प्राइस क्या हुआ, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जैसे 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 हमारा हायर परचेज प्राइस हुआ। HPP क्या हुआ, CP यानी कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। और जो इंस्टॉलमेंट है जो हर महीने दी जाती है, इसमें हर महीने की इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इसमें भी हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जोड़ा ही होगा, हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल होगा, जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट का टोटल होता है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स दी गई, उन सब का टोटल हायर परचेज प्राइस के बराबर आता है, ठीक है। जैसे कैश प्राइस है 2 लाख रुपए, ठीक है। डाउन पेमेंट कर ली 20,000, टोटल हमारे पास बचा 1,80,000 रुपये। 40,000 रुपये इंटरेस्ट लिया जाएगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जैसे 40,000 बन गया, टोटल है 1,20,000 रुपये। तो हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, 55,000 रुपये की, 55,000 रुपये की हर इंस्टॉलमेंट होगी। तो ये तो हमारे पास, ये तो डाउन पेमेंट थी 20,000 की, ये भी इंस्टॉलमेंट में मानी जाती है, विदाउट इंटरेस्ट होती है डाउन पेमेंट, इसमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट लगता है जो बैलेंस बचा हुआ होता है। और पहली जो किस्त गई, इंस्टॉलमेंट गई 55,000 की गई, दूसरी भी 55,000 की, तीसरी भी 55,000, चौथी भी 55,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट गई। तो जो टोटल अमाउंट बना 2,40,000, ये हमारा हायर परचेज प्राइस आया। मैंने कहा हायर परचेज प्राइस में जितनी भी इंस्टॉलमेंट की गई होती है, उन सब का टोटल हायर परचेज प्राइस के बराबर आता है। जैसे 40,000 मैंने कहा था, इसका इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए, इसका कैश प्राइस था, तो 2 लाख प्लस इंटरेस्ट 2,40,000 रुपये, और सब इंस्टॉलमेंट का योग भी 2,40,000 रुपये हुआ, ठीक है। ये तो हमारा जो शब्दावली थी, बेसिक कंसेप्ट आने वाले थे, बेसिक शब्द आने वाले थे, वो मैंने बताया, ठीक है। अब चलते हैं जो एंट्रीज, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज की जाएगी। जो हायर परचेज सिस्टम है, हायर परचेज सिस्टम
उसके अनुसार यदि वस्तुएं खरीदी जाती हैं, परचेज की जाती हैं, तो एंट्रीज कौन कौन सी बन जाती है। हमारे पास दो पक्ष होते हैं, दो पक्षों में हमें एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहला पक्ष है हायर परचेजर, दूसरा वेंडर विक्रेता। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, दूसरा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इसकी पुस्तकों में क्या एंट्री होगी? ठीक है, हायर परचेजर और वेंडर की पुस्तकों में अलग अलग एंट्रीज होगी। जो एंट्री हायर परचेजर की बुक्स में होगी उसके बिल्कुल विपरीत वेंडर की पुस्तक में, विक्रेता की पुस्तक में एंट्री होगी। तो सबसे पहली एंट्री वस्तु खरीदने की होगी। when asset is purchased, asset is purchased, जब संपत्ति खरीदी जाती है। अब आप लोगों को पता है वस्तु खरीदने पर यानी असेट खरीदने पर कौन कौन से अकाउंट शामिल होंगे, किस अकाउंट, उधार के ऊपर खरीद रहे हैं, किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारे पास असेट आ रही है, असेट अकाउंट डेबिटेड, जो भी असेट आएगी असेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट, जो भी बेचने वाला होगा उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। बीइंग asset is purchased on HP hire purchase system। दूसरी तरफ विक्रेता ने वस्तु बेची तो डेबिट किसे करेगा? डेबिट द रिसीवर, हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर सेल अकाउंट करेंगे, इसके लिए तो सेल ही है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट, वस्तु जा रही है सेल के रूप में, ये सेल कर रहा है, ये खरीद रहा है। यहाँ पर असेट को परचेज हमने क्यों नहीं किया डेबिट? क्योंकि संपत्ति खरीदी जाएगी, संपत्ति को उसी के नाम से डेबिट या क्रेडिट करते हैं, संपत्ति को परचेज अकाउंट में नहीं डालते हैं। बेचने वाले के लिए जो उसमें व्यवसाय कर रहा है, संपत्तियों को बेचने का ही व्यवसाय कर रहा है, कार को बेचने का ही व्यवसाय कर रहा है, उसके लिए तो ये सेल है। ठीक है, एक एंट्री हमारे पास हो गई। अब देखिए दूसरी एंट्री क्या होगी। दूसरी एंट्री अभी वस्तु खरीदी ली, वस्तु है ना, डाउन पेमेंट की होगी। व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड, उसमें क्या एंट्री होगी? डेबिट द रिसीवर, वेंडर को हमने डेबिट कर देना है जिससे हमने वस्तु खरीदी है। डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट, और बैंक भी हो सकता है। दूसरी तरफ चलो नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग डाउन पेमेंट इज पेड लिखते हैं, या मेड ही लिख लिया, मेड। और यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? वेंडर ने कैश प्राप्त किया, क्या आ रहा है उसके पास, नरेशन यहाँ भी लिख लेनी है। कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है? हायर परचेजर, टू हायर परचेजर अकाउंट। जब वस्तु खरीदी जाती है यही दो एंट्रीज की जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? जो थर्ड एंट्री है अगले साल की जाएगी। असेट खरीदी, जैसे
हमने मैं बात कर रहा था 2 लाख रुपए की असेट खरीदी, ठीक है, 2 लाख रुपए की असेट खरीदी, वेंडर को देने के लिए कितना अमाउंट हो गया 2 लाख रुपए, 20,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दी, 20,000 रुपये वेंडर को हमने दे दिए, ठीक है। बचा कितना अमाउंट देने के लिए, 20,000 पे कर लिया, 1,80,000 रुपये अमाउंट बचा, ठीक है। वेंडर का देखो अकाउंट क्रेडिट किया था, क्रेडिटर था, लेनदार था, 2 लाख रुपए से क्रेडिट किया था, 20,000 रुपये हमने उसको दे दिए, डेबिट द रिसीवर करके वेंडर को रिसीवर बना लिया, 20,000 उसको दे दिए, अमाउंट कितना पे करने को बचा 1,80,000 रुपये। अगली बार जो एंट्री की जाएगी वर्ष के एंड में 31, ये तो जब भी खरीदी जाएगी, अगर 1 अप्रैल को खरीदी तो 1 अप्रैल, 1 जनवरी को खरीदी तो 1 जनवरी, 1 जून को खरीदी तो 1 जून, 1 अप्रैल यहाँ पर कर लेते हैं, 1 अप्रैल की एंट्री ये होगी। और यहाँ पर 31 मार्च वर्ष के एंड में कौन सी एंट्री की जाएगी, यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा किसके ऊपर, जो 1,80,000 रुपये बचे हैं ना देने के लिए, वेंडर को जो 1,80,000 रुपये देने को बचे हैं उसके ऊपर, जैसे 10% लगाया जा रहा है, 5% इंटरेस्ट, अगर जो इंटरेस्ट रेट दिया गया है 5% दिया गया उसके हिसाब से लगेगा, 3% या 2% जितना भी। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट को हमने क्यों डेबिट किया, क्यों डेबिट किया इंटरेस्ट अकाउंट को, क्योंकि परचेजर के लिए खर्चा है, वो इंटरेस्ट के रूप में एक्सेस अमाउंट पे कर रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, अभी पे तो उसने नहीं किया, पे थोड़ी कर रहा है, टू वेंडर अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन बैलेंस अमाउंट, जैसे इंटरेस्ट बनाए 5,000 का इंटरेस्ट बना, ठीक है, तो 5,000 से 5,000 इंटरेस्ट हमने वेंडर के खाते में चार्ज कर लिया, उसके खाते में, वेंडर के खाते अर्थात वेंडर को क्रेडिटर बना लिया और 5,000 रुपये से, ठीक है, क्या किया, क्रेडिटर को 5,000 रुपये से और क्रेडिट कर लिया, अर्थात 5,000 रुपये हमने उसको और देने हैं, अर्थात पहले देने थे 1,85,000 रुपये, 5,000 रुपये उसको और पे करने, अब उसको कितना अमाउंट पे करना है 1,85,000 रुपये, ठीक है। एक तो हर वर्ष के एंड में 31 मार्च को इंटरेस्ट की एंट्री होगी, दूसरी कौन सी एंट्री होगी वर्ष के एंड में, वैसे तो चौथी एंट्री आ रही है, 31 मार्च को अगली एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट पे करने की, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे करने की, तो डेबिट द रिसीवर, अब पे करना है ना, डेबिट द रिसीवर, किसको पे करें, वेंडर को, तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड, रिसीवर है वेंडर, उसको अमाउंट पे किया जा रहा है, वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और बैंक भी हो सकता है, ओके। कितनी एंट्री, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था 55,000 हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 50,000 रुपये प्लस 5,000 इंटरेस्ट के, 55,000 पे किया जा रहा है, 55,000 बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड टू वेंडर। देखो इंस्टॉलमेंट में क्या है, 5,000 इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड है, 50,000 की उसका 50,000 क्या है, 50,000 कैश प्राइस का अमाउंट है और 5,000 इंटरेस्ट का है, ठीक है। 2 लाख रुपए की सेट खरीदी थी,
4 भागों में बांटी हुई है हमने, 50-50 हज़ार रुपये की हमने 4 इंस्टॉलमेंट इसकी पे करनी है, प्लस इंटरेस्ट देना है 5000, तो 55,000 हम इंस्टॉलमेंट के दे रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड होता है। दूसरी तरफ एंट्री हमने नहीं की, यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर हमारे लिए खर्चा था, परचेजर के लिए खर्चा है, लेकिन इसके लिए इनकम है। और इनकम कहाँ से आ रही है, किससे लेनी है इसने, इनकम अभी ली नहीं इसने, ये भी पहले चार्ज करेगा किसके अकाउंट में, हायर परचेजर के अकाउंट में। हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट account being interest charged on बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट बचा था उसके ऊपर इंटरेस्ट इसने भी लगा लिया, जितना इंटरेस्ट इसने लेना है। अमाउंट 5,000 इसके भी आ जाएगा 5,000, क्योंकि दोनों की सहमति से इंटरेस्ट की राशि या इंटरेस्ट का रेट निर्धारित किया गया था। अब इसने अमाउंट अचीव करना है ना। चौथी एंट्री यहाँ पर भी, ये कौन सी एंट्री की, ये तीसरी। चौथी एंट्री क्या हो जाएगी, अमाउंट इसने प्राप्त करना है। क्या आ रहा है उसके पास, अमाउंट आ रहा है कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर 55,000 से बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, चौथी एंट्री हो गई, अर्थात जो 31 मार्च की है वो 2 एंट्री हुई, पहली और दूसरी, यहाँ से चौथी एंट्री। जो 5वीं एंट्री होगी और 31 मार्च की तीसरी एंट्री होगी, 5वीं एंट्री में जो असेट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, इसके लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जो असेट है, असेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन खर्चा है और इस खर्चे से संपत्ति का मूल्य घट रहा है। संपत्तियों में कमी को हमेशा ही क्रेडिट किया जाता है, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन से संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, उससे असेट को, उस संपत्ति को क्रेडिट किया जाएगा। जितना भी अमाउंट आएगा हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन है इसको बाद में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और इंटरेस्ट को भी। तो इंटरेस्ट भी खर्चा है, डेप्रिसिएशन की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसने तो सेल कर रखी है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी, 5वीं एंट्री इसमें नहीं होगी। और छठी एंट्री हमने क्या करनी है, जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है, जो खर्चे हैं, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो P&L अकाउंट डेबिटेड, इनके डेबिट बैलेंस थे, इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट being interest and depreciation amount transfer to P&L अकाउंट। और यहाँ पर कौन सी एंट्री होगी, जो इंटरेस्ट इसने चार्ज किया था इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा था, इसको डेबिट कर लिया जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। छठी एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। और लास्ट जो एंट्री होगी, ये कोई एंट्री नहीं करेगा,
ये एंट्री करेगा जो सेल इसने की थी, क्योंकि सेल का जो अमाउंट होता है और परचेज का जो अमाउंट होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट।